नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छेनी। इंग्लिश में इसको चीजल बोला जाता है। इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये चीजल है, ये एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में धातुओं को काटने के लिए, नहीं तो चिपिंग के लिए, यानी चीजल के द्वारा जो धातु छिलके के रूप में काट कर निकाली जाती है, इस क्रिया को हम लोग चिपिंग बोलते हैं। अभी एक एक करके समझेंगे इसके बारे में। अगर मटेरियल के बारे में बात करें तो ये एक हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील का बना होता है, नहीं तो क्रोम वेनेडियम स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है। अब ये क्रोम वेनेडियम स्टील क्या होता है, तो ये स्टील का ही एक एलॉय है जिसमें क्रोमियम और वेनेडियम मिले होते हैं, इसी के ये बने होते हैं। तो इससे मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि ये हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील ऑप्शन में ज़्यादातर दिया रहता है, तो आसानी से टिक कर सकते हैं। अभी इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो जहाँ पर फाइल के द्वारा या हेक्सा के द्वारा धातु काटना मुश्किल होता है, ऐसी जगह पर हम लोग चीजल का प्रयोग करके और फिर कटिंग कर सकते हैं। फाइल और हेक्सा के द्वारा धातु काटने में मुश्किल होना मतलब क्या है, तो इसके लिए एक समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर मान के चलिए कोई ये जॉब है, ये आयताकार जॉब है और इसमें से एक छोटा 40 बाई 40 का स्क्वायर होल हम लोगों को बनाना है। तो स्क्वायर होल बनाना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेक्सा ब्लेड तो इसमें घुसेगा नहीं, फाइल भी नहीं घुसेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जब वर्गाकार होल बनाना होता है तो चेन ड्रिलिंग, छोटे छोटे यहाँ पर ये जो मार्किंग की हुई लाइन होती है, इसके पास में कुछ कुछ दूरी पर छोटे छोटे 3 mm से 5 mm की ड्रिल के द्वारा ड्रिल मशीन पर ले जा करके और ड्रिलिंग करते हैं। जब ये ड्रिलिंग हो जाता है नज़दीक नज़दीक में इस तरीके से, इसको हम लोग चेन ड्रिलिंग बोलते हैं, श्रृंखला ड्रिलिंग। एक से अधिक होने की वजह से या 2 से अधिक होने की वजह से ये ड्रिल को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ड्रिलिंग। अब इसके बीच में ये जो धातु बची होती है, इसको हम लोग काट देते हैं चीजल के द्वारा, और काट करके और फिर ये फाइल के द्वारा घिस करके और ये स्क्वायर होल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो धातु बची हुई है 2 ड्रिल होल के बीच में, इसको काटने के लिए हम लोग वेब चीजल, टाइप्स अलग अलग होता है, इसमें वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसका कटिंग एज जो होता है ये आगे से ज़्यादा चौड़ा होता है। वेब चीजल नहीं तो इसको पंचिंग चीजल भी बोला जाता है। तो पंचिंग चीजल का प्रयोग करके और चेन ड्रिलिंग के पश्चात धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि चेन ड्रिलिंग के पश्चात धातुओं को काटने के लिए कौन सा चीजल यूज करते हैं हम लोग, तो पंचिंग चीजल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइल और नहीं तो हेक्सा ब्लेड भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए चेन ड्रिलिंग करके और फिर चीजल के द्वारा धातु काट करके और फिर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी यूज में देखेंगे तो यही काम है। ये जॉब है, इसमें से वर्गाकार होल या आयताकार होल बनाना है, तो पहले 3 या 5 mm ड्रिल से श्रृंखला ड्रिलिंग, चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं और फिर बची हुई धातु को इनके बीच से काट करके और ये पूरा निकाल लिया जाता है। फिर फाइलिंग करके इसको सही बना लिया जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सीट मेटल में जो पतली सीटें होती है, चादरें होती हैं, उन पर मार्किंग लाइन इस तरीके से ऐसा सीट काटना है, तो इसके लिए भी हम लोग चीजल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये चिपिंग करते समय, चिपिंग करना मतलब स्लॉट बना रहे हैं अगर हम लोग, या छिलके के रूप में धातु को निकाल रहे हैं चीजल के द्वारा काट करके, तो ये क्रिया जो होती है इसको चिपिंग बोलते हैं। तो चिपिंग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और स्लॉट बनाने के लिए, कीवे बनाने के लिए, चाबी मार्क बनाने के लिए जो चीजल यूज होता है, ये क्रॉस कट चीजल नहीं तो जिसको कैप चीजल भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कीवे चाबी मार्क बनाने के लिए कौन सा छेनी यूज होता है, तो क्रॉस कट चीजल नहीं तो कैप चीजल, उसी को बोला जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे चीजल के बनावट के बारे में, तो ये चीजल है, इसका ये जो बॉडी होता है, ये बॉडी होता है, ये हेड होता है, और ये आगे वाला ये भाग क्या है, ये पॉइंट नहीं तो कटिंग एज बोल सकते हैं। ये बॉडी का आकार या शेप जो होता है, यानी इसको काट करके इस तरीके क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो ये षष्ठभुजाकार नहीं तो अष्टभुजाकार आकृति की होती है। तो इसके बॉडी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चीजल की जो बॉडी होती है किस आकार की होती है, या इसके बॉडी की क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट कैसा रहता है, तो हेक्सागोनल नहीं तो ऑक्टागोनल, और ज़्यादातर ऑप्शन में ऑक्टागन देता है, अष्टभुजाकार, तो ऑक्टागोनल मारेंगे। अगर बाई चांस दोनों ऑप्शन में आ जाए हेक्सागन और ऑक्टागन, तो ऑक्टागन को ही हम लोग हमेशा मारेंगे, क्योंकि ऑक्टागन मतलब 8 भुजा होने की वजह से 8 स्टेप होगा, तो उसकी मजबूती भी अच्छी रहती है और जब हम लोग पकड़ेंगे तो ग्रिपिंग भी अच्छा मिलता है हेक्सागोनल के मुकाबले।
तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब इसका ये जो हेड होता है ये 10 से 12 डिग्री के कोण पर चेम्फर होता है। और चेम्फर का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी जो ये हेड होती है ये तिरछा होता है। तिरछा होने की वजह से ये कितना डिग्री के कोण पर होता है, तो 10 से 12 डिग्री के कोण पर तिरछा होने की वजह से जब हम लोग हैमर का चोट इसके हेड पर लगाते हैं तो हैमर का ये जो फेस होता है इस हेड के बीचों बीच बैठता है, जिसके कारण पूरा लोड पॉइंट तक ट्रांसफर होता है और आसानी से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। तो अगर हेड के बारे में पूछे तो 10 से 12 डिग्री के कोण पर ये क्या होता है, चेम्फर होता है। इसके बाद ये वाला जो भाग है ये कटिंग एज है। अगर कटिंग एज के लिए देखेंगे तो ये हाई कार्बन स्टील का तो ये मटेरियल है, लेकिन इसका कटिंग एज जो होता है हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है। हार्ड एवं टेम्पर्ड इसलिए ताकि कटाई करें तो इसका पॉइंट टूटे ना, घिसे ना, इसके लिए। ठीक, अभी अगर चीजल के साइज के बारे में पूछा जाए या विवरण के बारे में पूछा जाए कैसे बताया जाता है, तो चीजल का जो साइज होता है मुख्य रूप से ये कटिंग एज की चौड़ाई से, ये कटिंग एज की चौड़ाई से और इसकी लंबाई, ये लंबाई के अनुसार लिया जाता है। कटिंग एज के चौड़ाई के अनुसार ये 16 mm से 32 mm तक मिलते हैं चौड़ाई में। 16 से 32 mm ये ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये दिया गया ये वैल्यू है। और ये जो लंबाई होता है 100 mm से लेकर के कितना होता है, 400 mm तक होता है। 100 से 400 mm एक फ्लैट चीजल के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए ये इतना होता है। ठीक, यानी इंच में बताएंगे तो 100 mm मतलब क्या, 4 इंच। इसी तरीके से 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, आगे इसी तरीके से अलग अलग साइजों में मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि चीजल का साइज कैसे लिया जाता है तो मुख्य रूप से इसमें कटिंग एज का चौड़ाई आता है जो 16 से 32 mm तक होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं हम लोग। अब इससे संबंधित एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है चीजल एक हैंड कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हेक्सा और फाइल द्वारा धातु को काटना मुश्किल हो। पतली चादरों और सरिये इत्यादि को 2 भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चिपिंग के लिए किया जाता है, इस तरीके से चिपिंग के लिए, नहीं तो ऐसे किनारे से चिपिंग के लिए, सरिये वगैरह को काटने के लिए। या हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, टूल स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील का बना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मटेरियल पूछा जाता है। इसकी बॉडी षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है, ये भी पूछा जाता है। और दोनों में से ऑप्शन आ जाए तो ये अष्टभुजाकार हम लोग टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस 53 से 59 HRC होती है। हार्डनेस रॉकवेल स्केल C। इसका ये जो पॉइंट होता है ये हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है, तो इसकी HRC 53 से 59 HRC, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना है। अभी HRC ये क्या होता है, हार्डनेस रॉकवेल टेस्टिंग मशीन। ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें छेनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ चीजल। अगर छेनी के टाइप्स में देखेंगे तो ये 2 तरीके से मुख्य कैटेगरी में बांटी गई है। पहला होता है गर्म छेनी और दूसरा होता है ठंडी छेनी। गर्म छेनी का मतलब क्या होता है, गर्म होती है रसगुल्ला के जैसा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गर्म छेनी बोलते हैं। ऐसा बात नहीं है। इसमें गर्म छेनी का मतलब है गर्म अवस्था में धातुओं को काटने के लिए जिन छेनी का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग हॉट चीजल या गर्म छेनी बोलते हैं। और गर्म छेनी का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो ब्लैक स्मिथी नहीं तो फोर्जिंग शॉप। ब्लैक स्मिथी मतलब लुहारगिरी। लुहार लोगों को देखे होंगे जॉब को गर्म करके और उसको पिट करके अलग अलग औजार बनाते रहते हैं। तो वहाँ पर अगर कटिंग करना होता है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये गर्म अवस्था में जॉब है, ये टोंग, चिमटा, ये टोंग होता है, सोंडसी होता है, इसके द्वारा जॉब को पकड़ा गया है। और गर्म छेनी जो प्रयोग होती है इसके साथ हैंडल होता है और ये हेड है, कुल्हाड़ी के जैसा ये हैंडल लगा होता है इसमें, और इसके हेड पर हैमर का चोट लगा करके और इसके पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो गर्म छेनी होती है इसका ये जो पॉइंट का कोण होता है, चीजल में देखेंगे तो ये आगे वाला ये जो भाग होता है ऊपरी फेस और नीचे वाला फेस, ये रेक फेस होता है, ये फ्लैंक फेस होता है। इसके बीच का जो कोण है उसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। इसका पॉइंट एंगल अगर इस तरीके से देखें तो ऐसे बता सकते हैं, अगर इस तरीके से है तो ये गर्म छेनी होती है, इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। और ये इसका पॉइंट जो होता है ये हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होता है। क्यों, तो यहाँ पर हम लोग गर्म अवस्था में जब धातुओं को काटते हैं तो ये गर्म होती है और गर्म होने के बाद इसको फिर हम लोग कुछ समय के बाद पानी में डाल करके ठंडा करते रहते हैं, जिसके कारण ये पानी में ठंडा होने की वजह से अपने आप हार्ड एवं टेम्पर्ड होते रहती है। इसीलिए इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं रखा जाता है, हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बार बार पानी में डुबो कर निकालने से अपने आप हार्ड एवं टेम्पर्ड हो जाती है। नहीं तो हार्ड एवं टेम्पर्ड और फिर पानी में डुबोएं तो फिर भंगुरता आ जाएगा, पॉइंट टूट जाएगा इसका।
तो यहाँ से संबंधित इसका यूज ब्लैक स्मिथी और फोर्जिंग शॉप जहाँ पर हम लोग धातुओं को गर्म अवस्था में पीट करके आकार चेंज करते हैं, उसको हम लोग फोर्जिंग शॉप बोलते हैं, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये कोण इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हॉट सीजल का एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री, ये बता सकते हैं। यूज भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। पूरा हम लोग टाइप्स के बारे में एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होता है ठंडी छेनी। कोल्ड छेनी मतलब इस तरीके से जो फ्लैट चीजल होती है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, उसके बाद पंचिंग चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और काऊ माउथ चीजल, ये सब इसमें ठंडी छेनी के टाइप्स हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ठंडी छेनी होती है, ये फिटर वर्कशॉप या मशीन शॉप में धातुओं को काटने के लिए, नहीं तो सीट मेटल शॉप में सीट को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनका प्रयोग हम लोग ठंडी अवस्था में ही धातुओं को काटने के लिए करते हैं, जबकि गर्म छेनी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, गर्म अवस्था में धातुओं को काटने के लिए। और इसमें अगर पूछेगा कि कोल्ड चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो फ्लैट चीजल हम लोग ज़्यादातर वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री। तो ठंडी छेनी का पॉइंट एंगल हम लोग बता सकते हैं एक सामान्य तौर पर 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से इसमें पूरा टाइप से एक एक टाइप्स हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये अगर पूरा टाइप चाहिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया ये सब चाहिए, तो फिर आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका अनाउंसमेंट जल्द ही हो जाएगा ऑनलाइन कोर्स का, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों का आज मुख्य चर्चा का विषय जो है इस छेनी के टॉपिक में, चिपिंग करते समय जो अलग अलग एंगल होता है, इसके बारे में समझेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग छेनी का विशिष्टीकरण या स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन को समझने के लिए इतना इंट्रोडक्शन पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं। छेनी का विवरण किस तरह से दिया जाता है, तो छेनी का विवरण देना होता है तो टाइप्स बताना पड़ेगा, लेंथ बताना पड़ेगा, विड्थ ऑफ कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है उसको बताना पड़ता है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी का क्रॉस सेक्शन कैसा है, किस तरीके की है, षष्ठभुजाकार है या अष्टभुजाकार। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये एग्जाम्पल है चीजल फ्लैट। ये फ्लैट क्या हो गया, इसका टाइप हो गया। उसके बाद 150 mm और इंटू 10 mm, 150 mm लंबाई है, और ये क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है, कटिंग एज की चौड़ाई, हेक्सागोनल बॉडी। यहाँ पर बॉडी का ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये सारा चीज़ आ गया इसमें। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो बोलेगा कि एक चीजल के लिए इस तरीके से विवरण दिया गया है, यानी चीजल फ्लैट 150 इंटू 10 mm हेक्सागोनल बॉडी। पूछेगा कि ये फ्लैट क्या है, तो फ्लैट ये तो चीजल का टाइप है। ये 150 क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा लंबाई चौड़ाई। उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी या टाइप्स, तो उसमें हम लोग क्या मारेंगे, लंबाई मारेंगे। ये चौड़ाई है, ये हेक्सागोनल बॉडी, हेक्सागोनल टाइप का ये क्रॉस सेक्शन है, नहीं तो यहाँ ऑक्टागन भी हो सकता है। लंबाई के आधार पर लंबाई चेंज कर देगा, चौड़ाई भी चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से विवरण देते हैं। तो इतना इसको ध्यान रखना है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है छेनी के कोण, एंगल ऑफ चीजल। अभी यहाँ पर ये छेनी के कोण में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, पहले स्थिति को समझ लेते हैं। जब चीजल के द्वारा हम लोग चिपिंग करते हैं, तो चिपिंग करते के दौरान चीजल के साथ कौन कौन सा कोण डिफाइंड होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए समझे, अगर ये जॉब है तो इसके सतह से अगर छिलका को हम लोग छील करके निकालना है, तो चीजल को इसी तरीके से पोजीशन करते हैं ना। इस तरीके से पोजीशन करने के बाद फिर हेड पर, चीजल के हेड पर हैमर का चोट लगा करके और फिर आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। जैसे स्लॉट बनाना हो गया, कीवे बनाना हो गया, चाबी मार गया, खांचा बनाना होता है, तो उसके लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं या कैप चीजल का प्रयोग करते हैं। तो इससे संबंधित हम लोगों को एंगल देखना है। तो अभी यहाँ पर समझते हैं, इस तरीके से चीजल को जब इधर की तरफ रख देंगे, ये जो जॉब का सतह है ये नीचे वाला सतह है, और ये चीजल का पॉइंट है ये ऊपर वाला सतह है। चीजल में देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो सतह होता है ये रेक फेस होता है, और जॉब के साथ जब ऐसे टच करके रखे हैं तो ये नीचे वाला जो सतह है इसको हम लोग फ्लैंक फेस बोलते हैं या फ्लैंक बोलते हैं। नीचे वाली सतह को जो जॉब के साथ थोड़ा सा क्लियरेंस में रहता है, रगड़ नहीं खाता है। तो ये ऊपर वाला जो फेस होता है रेक फेस होता है। यहाँ से जब हम लोग चिपिंग करते हैं तो धातु का जो छिलका होता है इसी रेक फेस पर आगे निकलता है कट करके। तो जहाँ पर भी रेक फेस की बात आएगी, ये चिप फ्लो को कंट्रोल करता है, चिप निकलने की दिशा को या उनको चिप को कंट्रोल करता है।
तो कहीं भी ऐसा पूछे कि निम्न में से कौन सा एंगल चिप फ्लो के दिशा को कंट्रोल करता है, तो रेक एंगल, ठीक है, रेक एंगल। और नीचे वाला भाग जो होता है ये जॉब के साथ टच में नहीं रहता है, थोड़ा सा क्लियरेंस दे करके रखते हैं। सेम यही कंडीशन है। अभी हम लोग यहाँ पर फिगर में समझने वाले, यहाँ पर दो एक्सिस मान लेते हैं। जैसे ये जॉब था, ये जॉब का ये जो सतह है इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और एंगल को देखने के लिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी ये चीजल है, ये चीजल का पॉइंट है। अगर यहाँ पर एक एक एंगल को डिफाइन करें तो ये पॉइंट को हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ये इसका पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला फेस ये रेक फेस और ये क्या है, फ्लैंक है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अल्फा बीटा और गामा लिखा है। हम लोग इसको समझने के लिए ए बी और सी मान लेते हैं, ए बी और सी। अब देखिए यहाँ से ये कटिंग एज के लाइन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाई एक्सिस 90 डिग्री पर ये रेक एंगल देखने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है इसको हम लोग ये रेक एंगल बोलते हैं। इसके बाद ये ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, यहाँ तक इसके बीच की ये जो एंगल है इसको हम लोग बी बोलते हैं, और ये पॉइंट एंगल है या चीजल का कटिंग एज एंगल है ये। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाला ये कटिंग एज और ये जॉब की सतह का ये वाला जो एंगल होता है निचले हिस्से के साथ, ये सी है, इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। अगर ये चीजल है तो ये चीजल का एक्सिस है, ये एक्सिस बीच में से ही पास होता है। तो जॉब के सतह और चीजल के एक्सिस के बीच का ये जो कोण होता है इसको हम लोग झुकाव का कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव का कोण। इससे भी फर्क पड़ता है कितना झुका करके हम लोग चिपिंग कर रहे हैं। अगर हार्ड मेटल होता है तो ज़्यादा हम लोग झुकाव का एंगल ज़्यादा रखते हैं, और सॉफ्ट मेटल रहता है तो कम रखते हैं। और अगर बहुत कम रखेंगे तो ये स्लिप करने लगेगा ना, तो ये झुकाव का कोण होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी यहाँ पर इसी तरीके से नाम हम लोग डिफाइन किए हैं, ये रेक एंगल है, बी पॉइंट एंगल नहीं तो इसको कटिंग एंगल बोलते हैं, सी क्लियरेंस एंगल नहीं तो इसको रिलीफ एंगल बोला जाता है, और डी जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, झुकाव का कोण। अगर यहाँ पर बनाए फिगर एक रफ समझने के लिए तो इस तरीके से चीजल बनाना है। फिर से इसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर ये चीजल है और ये चीजल का एक्सिस है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कटिंग है जो ऊपर वाला ये रेक फेस, ये नीचे वाला फ्लैंक फेस है, और इस एक्सिस को इस तरीके से अगर बना दें तो ये वाई है और ये जॉब का सतह एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग एज को आगे बढ़ाएं, ये जो एंगल है ये ए है, रेक एंगल। इसके बाद ये वाला जो एंगल है ये निचले फेस से जॉब के सतह के बीच में ये एंगल ऑफ ये क्लियरेंस एंगल है या रिलीफ एंगल है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये कटिंग एज ऊपर वाला फेस, ये बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बी नाम देते हैं, ये कटिंग एंगल है। और इसके बाद ये एक्सिस के साथ है और ये जॉब के सतह के साथ ये झुका होता है ये डे, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल डिफाइंड होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो रेक एंगल होता है ना, जब हम लोग चिपिंग करते हैं तो ये रेक एंगल होने के कारण ये रेक फेस होता है, इसी पर चिप फ्लो करता है। फिर नीचे में ये क्लियरेंस होता है, अगर ये नीचे में क्लियरेंस एंगल नहीं रहेगा तो ये जॉब के सतह के साथ चीजल का पॉइंट क्या होने लगेगा, टच करने लगेगा। तो जब जॉब के सतह के साथ टच करेगा, हम लोग चिपिंग करेंगे तो ये घर्षण ज़्यादा होगा ना, तो फिर हम लोग आसानी से चिपिंग नहीं कर पाएंगे। तो पूछा जाता है कि ये जो क्लियरेंस एंगल होता है चीजल में ये क्यों दिया जाता है। तो क्लियरेंस एंगल हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि ये नीचे वाला जो मशीन सतह है या फिनिश सतह है ये चीजल के पॉइंट के साथ निचले सतह के साथ घिसे ना, इसके लिए क्लियरेंस एंगल दे करके रखते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पॉइंट एंगल है ये बीच वाला है बी, ये पॉइंट एंगल ये रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल ये दोनों पर डिपेंड करता है। अगर पूरा ए बी सी ये पूरा एंगल देखें ए बी सी, तो पूरा ये दोनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री ना, ए बी सी बराबर कितना 90 डिग्री। इस पर आगे हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन। ये 90 डिग्री है, ठीक। अभी यहाँ पर कोई भी एंगल दे करके ए और बी दे करके अगर क्लियरेंस एंगल पूछ ले या कोई भी एंगल पूछे यहाँ से तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। एक कंसेप्ट और समझते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये पॉइंट एंगल बीच वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉइंट एंगल है, अगर एक्सिस से लेकर के इस एक्सिस से लेकर के और यहाँ तक एंगल हम लोगों को बताना होगा तो ये कितना होगा। अगर मान के चलते हैं पॉइंट एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और तो ये जो एक्सिस होता है इसका ये बीचों बीच पास होता है ना, तो एक्सिस से इधर का ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और एक्सिस से इधर का कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
ये आगे हम लोग यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अभी ये इसमें थोड़ा सा बताएं, आगे क्वेश्चन में बताते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो अभी ये जो एंगल है ये सभी का ये यूज पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब ये जो रेक एंगल होता है जिसको हम लोग ए बोले हैं, ये 20 डिग्री रखा जाता है, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ज़्यादा रखने से क्या होगा, ज़्यादा रखना मतलब क्या है, इसको और घिसना। ये जो इसका पॉइंट है और ये रेक एंगल डिफाइंड है यहाँ से, ये वाला ये रेक एंगल है। ज़्यादा रखने का मतलब क्या है, ये वाला जो सतह है इसको और घिसना। घिसना मतलब ग्राइंडिंग करके ऊपर वाला ये जो भाग होता है इसको और घिसना है। अगर घिस देंगे तो ये इसका कटिंग एज की चौड़ाई क्या होगी, इस तरीके से घिसेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो कटिंग एज की चौड़ाई इतना ही बचेगा, तो ये कटिंग एज का चौड़ाई क्या होगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो हार्ड मेटल में जब हम लोग चिपिंग करेंगे तो पतला कटिंग एज होगा, तो इसकी पॉइंट की मजबूती होगी वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए सूटेबल एक 20 डिग्री तक रखा जाता है, ज़्यादा नहीं रखा जाता है, नहीं तो पॉइंट कमज़ोर होगा और फिर ये टूट जाएगा। इसी तरीके से ये क्लियरेंस एंगल, अगर नीचे वाले सतह को क्लियरेंस एंगल मान के चलिए बढ़ाना है, ये एक साधारणतः 10 डिग्री तक ही रखते हैं सूटेबल, ज़्यादा हम लोग इसको भी नहीं रखते हैं। अगर क्लियरेंस एंगल ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा करने का मतलब क्या है, अब की बार नीचे वाले सतह को क्या करना, घिस देना ग्राइंडिंग करके। तो इससे भी पॉइंट क्या होता है, पतला होता है, जिससे पॉइंट की मजबूती क्या होती है, कम होती है। तो मुलायम धातुओं के लिए तो चल जाएगा, लेकिन हार्ड मेटल रहेगा उसमें ये इसका पॉइंट टूट जाता है। इसीलिए एक सूटेबल वैल्यू रखा जाता है, रेक एंगल 20 डिग्री और क्लियरेंस एंगल कितना, 10 डिग्री। और यहाँ पर ये जो इसका पॉइंट एंगल होता है ये भी धातु के ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के ऊपर। ये 35 से 70 डिग्री के आसपास रखा जाता है। इसके लिए एक टेबल ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। हार्ड मेटल के लिए ये जो है पॉइंट एंगल होता है ये ज़्यादा रखा जाता है। इसी तरीके से देखिए ये पॉइंट एंगल है, ये ज़्यादा रखने का मतलब क्या, ये ऊपर वाला सतह कम खींचना। ये पॉइंट एंगल, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल दोनों पर डिपेंड करता है। तो हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा रखते हैं और मुलायम धातु होती है तो उसके लिए थोड़ा कम भी रखेंगे तो नुकीला पॉइंट बनता है, जॉब में ज़्यादा धंसता है और टूटने का भी डर नहीं रखता है। तो ये मुलायम धातुओं के लिए, लेकिन हार्ड धातु में ऐसा पतला पॉइंट रखेंगे तो टूट जाता है। अभी इससे संबंधित एक एक पॉइंट को, जितने भी एंगल आए इसके पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है यहाँ पर पॉइंट एंगल। पहला है पॉइंट एंगल में या काटी जाने वाली धातु के अनुसार रखा जाता है, जो 35 से 70 डिग्री तक होता है। हार्ड धातु के लिए कटिंग कोण अधिक रखा जाता है और नरम धातु के लिए कटिंग कोण क्या होता है, कम रखा जाता है। अभी इसका रीजन समझ चुके हैं। ज़्यादा रखेंगे तो उसका कटिंग एज की मोटाई या मजबूती क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए हार्ड धातुओं के लिए कम रखते हैं, किसके लिए, मुलायम धातुओं के लिए। तो कम भी रखने से वो आसानी से कट जाते हैं। नेक्स्ट है क्लियरेंस एंगल, यह लगभग 10 डिग्री तक रखा जाता है। फिर रेक एंगल 20 डिग्री तक रखा जाता है। झुकाव का कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ये कैसे डिफाइंड होता है, तो ये चीजल के एक्सिस और जॉब के सतह से डिफाइंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 0 रखेंगे तो इस तरीके से मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो ये चिपिंग करेगा, नहीं करेगा, स्लिप करेगा, कुछ ना कुछ एंगल रखा जाता है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्सिस के साथ डिफाइंड होता है। ये भी हार्ड मेटल के लिए अधिक रखा जाता है। अब यहाँ से देखिए ना, ये एंगल है, हार्ड मेटल के लिए अधिक रखने से इस तरीके से देखिए, हार्ड मेटल के लिए इतना रखें तो ये जॉब में क्या होगा, जल्दी जल्दी घुसेगा ना, जल्दी जल्दी घुसेगा। तो हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा और सॉफ्ट मेटल के लिए थोड़ा कम रखते हैं। कम रखेंगे तब भी ये आराम से, सॉफ्ट मेटल है, आराम से मुलायम धातु है तो उसमें आसानी से घुस जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। तो झुकाव का कोण, चिपिंग करते समय छेनी को जिस कोण पर पकड़ कर रखा जाता है उसे झुकाव का कोण कहा जाता है, ठीक। और यह लगभग 40 डिग्री होता है, लेकिन अलग अलग धातुओं के अनुसार अलग अलग होता है। हार्ड मेटल के लिए अधिक और सॉफ्ट मेटल के लिए कम। ये कैसे पॉइंट एंगल और ये झुकाव का एंगल होता है, ये इसके लिए एक टेबल देखते हैं हम लोग, और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेबल देखने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में टेबल देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चिपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग कोण 60 डिग्री और झुकाव का कोण 40 डिग्री हो तो चीजल का क्लियरेंस कोण तथा रेक कोण क्या होगा। अभी हम लोग क्लियरेंस कोण को C माने हैं और रेक कोण को A माने हैं। ये पूछा है क्या होगा, जबकि पॉइंट एंगल यानी B जो माने हैं, B दिया है 60 डिग्री और झुकाव का कोण D माने हैं, ये कितना दिया है 40 डिग्री। अगर फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझें तो देखिए, यहाँ ये चीजल है, इसको इस तरीके से चीजल के रूप में बना देते हैं, ये चीजल। इसके बाद ये इसका एक्सिस है,
या जॉब के सतह, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाइए, ये रेक एंगल कहाँ से कहाँ तक है, ये रेक एंगल ए है यहाँ से यहाँ तक। ये चीजल का एक्सिस है, ये अक्ष है, तो चीजल का एक्सिस है यहाँ से ये जो कटिंग रेक फेस और ये फ्लाइंग फेस के बीच का ये जो कोण है, ये पॉइंट एंगल होता है। ये कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक। इसके बाद ये क्लियरेंस एंगल सी होता है, ये सी निकालना है। और जबकि ये झुकाव का कोण जो है जॉब के सतह और चीजल के एक्सिस के साथ झुकाव का कोण कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो अभी हम लोगों को क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल निकालना है। कैसे इसको निकाल सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जब ये चीजल का ये जो एक्सिस है ये बीच से ही पास होता है, तो इस एंगल को क्या करेगा, ये 60 डिग्री पॉइंट एंगल है, इसको दो भागों में बांटेगा ना। यानी यहाँ से ये एक्सिस से इधर का ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये कंसेप्ट लगाना है। और फिर इधर से इधर का ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल को दो भागों में बांट दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, क्लियरेंस एंगल निकालना है। तो देखिए ये एक्सिस के साथ जॉब के सतह और एक्सिस के साथ ये झुकाव कोण कितना दिया है, 40। यहाँ से यहाँ तक एंगल दिया है और हम लोगों को पता है एक्सिस से यहाँ तक का एंगल पता है 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल यही क्लियरेंस होता है, ये निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यानी क्लियरेंस एंगल निकालना होगा तो ये 40 डिग्री, ध्यान से देखिए, इसको पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, नहीं तो थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तो सांप सूंघ जाएगा एग्जाम में, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसरो में पूछा है बार बार, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 डिग्री और ये एंगल जो है आधा एंगल पॉइंट एंगल 30 है, तो 40 माइनस 30, अगर इसको घटा देंगे तो कौन एंगल बचेगा, यही तो बचेगा, क्लियरेंस एंगल। यही एंगल हम लोगों को निकालना है, कितना आएगा, 10 डिग्री। तो क्लियरेंस एंगल कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे, एंगल यहाँ पर झुकाव का कोण अलग दिया था और इसी तरीके से था, तो क्लियरेंस एंगल कहीं भी पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये तो हुई क्लियरेंस एंगल की बात। अभी रेक एंगल निकालना होगा, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ये भी रिलेशन ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। अभी यहाँ पर क्लियरेंस एंगल हम लोग निकाल चुके हैं 10 डिग्री, रेक एंगल निकालना है ए, और ये जो कटिंग एंगल जो दिया है ये कितना दिया है, 60 डिग्री, यानी बी का वैल्यू दिया है और सी अभी निकाले 10 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे तो 60 और ये 10 70, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये रेक एंगल निकल के आएगा 20 डिग्री। तो यहाँ से संबंधित ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरीके से ध्यान रखना है, नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखें, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि चीजल में कहाँ से न्यूमेरिकल आ गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें अब टेबल के बारे में देखते हैं। अगर टेबल के बारे में देखेंगे, ये अलग अलग धातुओं की चिपिंग करते समय जो पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल और झुकाव का कोण होता है, ये कैसा रखा जाता है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इधर देखिए मटेरियल टू बी कट, जिस मटेरियल को काटना है उसको इधर रखे हैं, पॉइंट एंगल यहाँ पे है और झुकाव का कोण यहाँ है। ज़्यादातर ये पॉइंट एंगल पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अभी यहाँ पर देखिए अलग अलग मेटल में, हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए कितना 60 डिग्री है। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये अलग अलग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है माइल्ड स्टील, इसके लिए भी पूछा जाता है 55 डिग्री, यानी ये और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रास के लिए 50 डिग्री, कॉपर के लिए 45 डिग्री और एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री, ये भी पूछा जाता है। यानी 3 तो ये हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, बाकी सारे को याद रखना है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नहीं तो ऐसे ही जाएंगे, लग रहा होगा किसी को लगता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो जाएगा एग्जाम में तो लौट जाएगा, आएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़। और इंक्लेशन एंगल इसी तरीके से देखेंगे तो 39.5 डिग्री, 37 डिग्री, 34.5, 32, 29.5, 22 डिग्री। अभी यहाँ पर पता क्या चल रहा है हम लोगों को, जैसे हार्ड मेटल के लिए अभी पढ़े हैं ना कि पॉइंट एंगल क्या होता है, ज़्यादा रखा जाता है, और मुलायम धातुओं के लिए पॉइंट एंगल क्या रखा जाता है, कम। तो हाई कार्बन स्टील हार्ड है, 65 डिग्री ज़्यादा एंगल है। और इधर देखिए अगर एल्युमिनियम के लिए देखेंगे तो मुलायम है, पॉइंट एंगल कितना है 30 डिग्री,
इसी तरीके से हार्ड मेटल के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी ज़्यादा रखा जाता है, मुलायम धातुओं के लिए कम। तो ऐसा ध्यान रख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस टेबल को भी ध्यान रखना है। अलग अलग एग्जाम में संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी पूरा चीजल के बारे में डिटेल्स चाहिए, और भी अलग अलग टाइप्स के जो चीजल है इनके बारे में डिटेल्स चाहिए, या किसी भी चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जॉब पाना है अगर आपको, तो एक बार EZWay कोचिंग का सहारा लीजिए और आसानी से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं। अभी NFC का रिजल्ट आया है और NPCIL का भी रिजल्ट आया है। सभी स्टूडेंट या इससे पहले भी बार्क, ISRO, NTPC, ये जहाँ पर भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं। तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर भटकना नहीं पड़ेगा, लाइफ सुधर जाएगा, जॉब हो जाएगा आप लोगों का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।